Greetings everyone, my name is KS Deepak and on behalf of Sheila I welcome you all in today's news analysis. आज we would be having a comprehensive coverage of today's Delhi edition of the Daily Hindus. So which are the articles which we will be covering today? Let's see. So we have a lot to cover today. So the first three articles is on animal health. यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे लंपी स्किन डिसीज क्या है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज व्हाट एंड ग्लोबल एनिमल हेल्थ है उस पर कैसे क्या काम होते आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ऑल दिस थिंग्स वी वुड बी सीइंग इन द फर्स्ट थ्री आर्टिकल. Then we would be covering the interactions, the bilateral relations with Maldives. Maldives क्यों important है India's के perspective से, China के perspective से, all these things we would be seeing in the fourth article. And the fifth one is a military exercise known as Pitch Black. तो अगेन यहाँ पे हम लोग रेफर करेंगे कल के जो वीडियो जिस पे हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज पे डेडिकेटेड किया गया है और द सेम टाइम पिच ब्लैक क्या है उसके डिटेल्स जो हैं वो देखेंगे. नेक्स्ट मूविंग ऑन हम लोग मंकी पॉक्स पे डिस्कस करेंगे जो सिक्स्थ एंड सेवेंथ आर्टिकल है दैट इज प्योरली ऑन मंकी पॉक्स. एक सेंटर के पर्सपेक्टिव से है, एक WHO के पर्सपेक्टिव से है. तो हम लोग ये दोनों पर्सपेक्टिव को कंसिडर करके हम लोग एक मिक्स्ड कल्मिनेटेड एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे. देन एट्थ आर्टिकल इज ऑन न्यूक्लियर कंट्रोल. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर कंट्रोल में क्या क्या ट्रीटीज़ हैं ओवर द ईयर्स, क्या टाइमलाइन रहा है. ऑल दिस थिंग्स विल बी कवरिंग इन द एट्थ वन एंड द नाइन्थ वन इज ऑन ईरान एंड द न्यूक्लियर बॉम्ब. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फिशन क्या होता है, फ्यूशन क्या होता है, फिसाइल फ्यूल किसे कहते हैं, फर्टाइल फ्यूल किसे कहते हैं, एनरिचमेंट जो है एनरिचमेंट क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी कवरिंग हियर. एंड द टेंथ वन इज ऑन चाइनीज शिप. तो अगेन हम लोग ने एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया है इस टॉपिक पे, सो वी विल बी रेफरिंग टू दैट वीडियो हियर. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट थ्री आर्टिकल जैसे मैंने कहा पहला तीन आर्टिकल्स जो है वो एनिमल हेल्थ पे डेडिकेटेड है. फर्स्ट वन वाज ऑन लंपी स्किन डिसीज, सेकेंड अफ्रीकन स्वाइन फीवर और जो थर्ड है वो एनिमल हेल्थ के तौर पे हम लोग क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उस पे है. सो हम लोग ये तीन आर्टिकल्स को कंबाइन करके वी वुड बी हैविंग एन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. सो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट लाइवस्टॉक्स किसे कहते हैं. सो लाइवस्टॉक्स किसे कहते हैं. लाइवस्टॉक्स आर डोमेस्टिकेटेड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. किसके लिए रेज किए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. फॉर एग्जांपल ट्रैक्शन, मीट, मिल्क, एग, ऑल दिस चीज़ों के लिए जिन्हें हम लोग डोमेस्टिकेट करते हैं द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे आर नोन एज लाइवस्टॉक्स. कौन कौन आते हैं इसमें, यहाँ पे आते हैं गोट्स, डक्स, बफेलोज, शीप्स, हॉर्सेस, कैटल्स, पिग्स एंड चिकन्स. तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं लाइवस्टॉक्स में. ये जो आपको मैप प्रोवाइड किया गया है दिस इज एन इंटरनेशनल सर्वे विच हैड बीन डन इन 2010 जो कि कैटल के लिए. यू कुड सी कि इंडिया में और साउथ अमेरिका में जो कंसंट्रेशन है दैट इज क्वाइट ह्यूज. सो विद दैट लेट्स मूव टू द लाइवस्टॉक सर्वे. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. मेंस में काफ़ी टाइम से जो लाइवस्टॉक और जो इंडियन इकोनॉमी के जो इंट्रैक्शन है वहाँ पे आने का एक ज़्यादा आंसर स्कोप है. सो फॉर दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड. तो देखते हैं कि लाइवस्टॉक सर्वे किसे कहते हैं. सो लाइवस्टॉक सर्वे व्हाट इट एम्स to collect information on what, on all the livestocks with their age, sex and composition. And how often it is done, it is done once in 5 years. हर 5 साल में इसे किया जाता है. And who does that, it is conducted by Animal Husbandry Statistics Division जो कि किसके अंदर आता है, Ministry of Agriculture and Welfare. और ये जो मिनिस्ट्री है that undertakes this livestock survey जो कि हर 5 साल में एक बार होता है. With that let's see कि दो टर्म्स विच वी विल बी फाइंडिंग इन लाइवस्टॉक सर्वे. तो लाइवस्टॉक सर्वे में जब आप एनालिसिस करोगे वहाँ पे दो टर्म्स आएंगे, वन इज बोवाइन एंड सेकेंड वन इज मिल्च. सो बोवाइन किसे कहते हैं, बोवाइन रेफर्स टू द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो कि किस स्पीसीज में है, कैटल के स्पीसीज और वाटर बफेलोज के स्पीसीज में इंक्लूड किए जाते हैं. इसमें सिर्फ उसके अलावा भी काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स कैटल्स, इट इंक्लूड्स बफेलोज जिसमें वाटर बफेलोज भी आ जाते हैं, इट इंक्लूड्स बाइसन्स एज वेल एज इट इंक्लूड्स हाइब्रिड्स जैसे कि बीफेलो जो है. ये सब चीज़ को कवर किया जाता है किस में, बोवाइंस में. जबकि मिल्च किसे कहते हैं, मिल्च उन्हें कहते हैं दोस एनिमल्स हु प्रोड्यूस मिल्क. जो एनिमल्स हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग मिल्च, जिसमें कौन कौन आते हैं, काउस, गोट्स एंड बफेलोज. सो ये है बेसिक्स, क्योंकि जब आप लाइवस्टॉक सर्वे पढ़ोगे वहाँ पे ये दो टर्म्स है यहाँ पे आपको जिक्र मिलेगा. एंड विद दैट लेट्स मूव टू द सेलिएंट फीचर्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द 20th लाइवस्टॉक सर्वे जो कि सबसे रिसेंट सर्वे हुआ था. सो व्हाट आर द सेलिएंट पॉइंट्स. फर्स्ट,
इंडिया इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लाइवस्टॉक ओनर, जो लार्जेस्ट लाइवस्टॉक ओनर है वर्ल्ड का, दैट इज इंडिया। सेकेंड पॉइंट, देयर वाज 4.6% इंक्रीज इन दी टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, जो लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है उसमें बढ़ती हुई है, दैट इज 4.6%। और जो इंडिया जो है दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोल्ट्री मार्केट, जो पोल्ट्री मार्केट जिसमें कि आपका चिकन का आ जाता है, यू आर हैविंग हैंस एंड ऑल, ये सब जो है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। Whereas if we talk about the bovine population, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया bovine क्या होता है, वो जो population है उसमें there has been an 1% increase, 1% increase देखा गया है। जबकि आप कैटल की बात करें जिसमें कि काउस आ जाते हैं पर्टिकुलरली, कैटल्स में आप देखोगे there is an 0.8% increase, but there is a catch, बढ़ोतरी तो हुई है कैटल्स में, but there is a catch, the catch is that there has been a decline of 6% in the टोटल इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन। जो इंडिया के स्पेसिफिक जो इंडिजिनस हैं, जो लोकल जो कैटल पॉपुलेशन है उनमें कमी आई है, जबकि जो टोटल कैटल्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। दैट मीन्स जो हम लोग इंपोर्टेड ब्रीड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंड अनदर कैच हियर इज़ दैट ये जो शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है, ये जो टोटल इंडिजिनस पॉपुलेशन का, ये जो है ये उन स्टेट्स में है जहाँ पे जो काउ स्लॉटर लॉज हैं दे आर स्ट्रिक्टेड। तो जो स्टेट्स जहाँ पे जो काउ स्लॉटर लॉज है वो स्ट्रिंजेंट है, वहाँ पे ये जो कमी दिखी गई है टोटल इंडिजिनस पॉपुलेशन की, दे आर शार्पेस्ट। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एंड महाराष्ट्र में। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम लाइवस्टॉक सर्वे। विद दैट लेट्स मूव टू राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मिशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है एनिमल हेल्थ के लिए, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो लेट्स सी क्या है ये मिशन। इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। व्हाट इज दिस मिशन? इट इज एन इनिशिएटिव टू डेवलप एंड कंजर्व व्हाट इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स, ओके, एंड टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन। अगर आपको पता होगा इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, और वो जो स्टेटस है, वो जो रैंक है, उसे बरकरार रखने के लिए इंडिया नीड्स टू डेवलप, इंडिया नीड्स टू कीप इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड फॉर दिस मिशन इज वेरी क्रूशियल। Next point is that it was launched under what? It was launched under the National Program for Bovine Breeding and Dairy Development, and this was something which we had launched in the 12th 5-year plan. 12th 5-year plan में ही हम लोग ने ये मिशन को लॉन्च किया था। With that, let's see the objectives. ये मिशन का, हर मिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है, तो let's see कि ये जो मिशन है, what are the objectives of this mission? So let's see. The first objective was to develop and conserve the indigenous breeds। जैसे हमने बात की, there is a decrease in the number of indigenous breeds। वो जो breeds हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए this mission has been there। Second is to initiate breed improvement program। जो breeds हैं over the years उन्हें improve करने के लिए, that is one of the objectives of RGM। Third is to improve and increase milk production as we saw earlier। Fourth is to use elite indigenous breeds। अब जो indigenous breeds के जो नाम है that could come as an prelims question, so please be careful। गिर, सहीवाल, राठी, ड्योनी, थरप्रकर एंड रेड सिंधी, these are some of the elite indigenous breeds। और ये मिशन के अंदर इनमें प्रिजर्वेशन, इनमें कंजर्वेशन की बात की गई है। Then at last to distribute what? Distribute free high genetic merit bulls, जिनका जो जेनेटिक मेकअप है that is a bit superior from the common indigenous breed, so that they could counter the general diseases, they could counter the general pandemics that we have been seeing over the years। So these are the major objectives of RGM, and with that let's see the major initiatives। ये objectives को complete करने के लिए, ये objectives को accomplish करने के लिए ये मिशन के थ्रू हम लोग ने क्या क्या initiatives लिए हैं। So let's see, the first one is Gokul Grams। So Gokul Grams क्या है? It is a basic center for development of integrated indigenous cattle। उनमें डेवलपमेंट लाने के लिए ये सेंटर डेवलप किया गया है जिनका नाम है गोकुल ग्राम्स। और देयर इज ऑल्सो एन प्रोविजन ऑफ अवार्डिंग, अवार्ड
प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो अनबी लोग हैं, ताकि जो फार्मर्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं, उनमें एक प्रायोरिटी मिले, उनको वो एक इंडिजिनस ब्रीड्स को एक प्रायोरिटी प्रोवाइड करें, उन पे एम्फोसिस दें, और जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स है उन्हें यूज़ ना करें. एंड फॉर दैट वी आर हैविंग गोपाल रत्न अवार्ड एंड कामधेनु अवार्ड. तो दिस इज समथिंग जो कि इंडिजिनस ब्रीड्स को मेंटेन करने के लिए और उनमें डेवलपमेंट जो ला रहे हैं, उनमें प्रिजर्वेशन सबके लिए दिया जाता है, ये 2 मेजर अवार्ड्स. नेक्स्ट वन इज द नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर. अब ये क्या है, जैसे हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग ने डिस्कस किया, देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ ब्रीड इंप्रूवमेंट, राइट. तो ये जो ब्रीड इंप्रूवमेंट है उसे अकम्प्लिश करने के लिए दिस ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड अंडर दिस मिशन. मूविंग ऑन, वी आर हैविंग द ई पशु हट. ई पशु हट क्या है? इट इज़ काइंड ऑफ एन मार्केट, इट्स काइंड ऑफ एन ऑनलाइन मार्केट. जैसे ऑनलाइन कमोडिटी में है आपका, कॉमर्सिंग में है आपका अमेजॉन, सेम टू सेम वे में यहाँ पे ब्रीडर्स और फार्मर्स को जोड़ने के लिए वी आर हैविंग एन ऑनलाइन मार्केट. इट इज़ एन ऑनलाइन ई मार्केट पोर्टल फॉर कनेक्टिंग व्हाट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स, विच इज़ नॉन एज ई पशु हट. मूविंग ऑन, वी आर हैविंग पशु संजीवनी. पशु संजीवनी क्या है? इट इज़ एन एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम. उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम है एक पशु संजीवनी. वेयर एज द लास्ट वन इज जीनोमिक सेंटर. जैसे हमने लास्ट ऑब्जेक्टिव में हम लोग ने डिस्कस किया कि वी हैव टू डेवलप डिसीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स. ये जो हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स है, जिनका जो जेनेटिक मेकअप है वो सुपीरियर है, उसे लाने के लिए, उसमें रिसर्च करने के लिए वी आर हैविंग दिस जेनोमिक सेंटर, जिसे कहते हैं नेशनल बोवाइन जेनोमिक सेंटर फॉर इंडिजिनस ब्रीड, NBGCIB. So these are the major initiatives that the government had taken under this mission to accomplish the objectives of this mission. So I hope that is clear. With that, let's move to our diseases, जिस पे ये आर्टिकल जो है वो बेस्ड है. So 2 diseases are there. The first one is known as lumpy skin disease. The second is अफ्रीकन स्वाइन फीवर. सो एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट, लंपी स्किन डिसीज. क्या है लंपी स्किन डिसीज? इट इज़ ए डिसीज जो कि काउस में, कैटल्स में पाया जाता है. अब ये क्या होता है? कैटल्स में आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं. एंड इट इज कॉज बाय लंपी स्किन डिसीज वायरस. इसका जो वायरस है इसका नाम है LSDV, जो कि एब्रिवेटेड फॉर्म है फॉर लंपी स्किन डिसीज वायरस. एंड इट अपीयर्स ऑल ओवर द बॉडी. ऑल ओवर द बॉडी ऐसे जो नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स मिल जाते हैं गायों में. ओके और इसका इशू क्या है? इट स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड टिक्स. सो ये सब जो हैं दे आर द वेक्टर्स ऑफ दिस डिसीज. वेयर एज जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी क्या है? मोर्टेलिटी अराउंड 10% है. मतलब जो कैटल्स हैं जो कि ये डिसीज से गुजरते हैं, उसमें जो मृत्यु की ये क्षमता है वो 10% है. जो इश्यूज़ हैं जो कि जितना क्रूशियल है, कितना डेंजरस है, उसे पता करने के लिए मोर्टेलिटी रेट हम लोग देखते हैं. एंड दिस डिसीज इज हैविंग एन मोर्टेलिटी रेट ऑफ अराउंड 10%. अनदर थिंग टू नोट हियर कि इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं. ट्रीटमेंट है? नो, देयर इज नो ट्रीटमेंट टू डिसीज. ओनली सोल्यूशन इज प्रिवेंशन. आपका जो ट्रीटमेंट है, आपका जो क्यूरेशन है, क्यूरिंग जो है वो दैट इज नॉट देयर. ओके सो देयर इज नो ट्रीटमेंट. There is no treatment and only solution is what? Prevention. Now let's move to our second disease, which is African swine. So lumpy skin disease के comparison में African swine जो है वो काफ़ी dangerous है. काफ़ी dangerous ही नहीं, काफ़ी contagious भी है. So it is highly contagious and fatal animal disease. अगर आप mortality rate compare करोगे, वहाँ पे जो mortality rate था वो था 10%, जबकि यहाँ पे जो mortality rate है that is close to 100%. That is how dangerous this disease is. और जहाँ तक एनिमल्स की बात करें, पिग्स में जनरली पाया जाता है ये डिसीज़, और ये ह्यूमंस को जनरली अफेक्ट नहीं करता है. Whereas जो फर्स्ट डिटेक्टेड हुआ था पूरे दुनिया में, कहाँ पे फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था? इट वॉज डिटेक्टेड इन अफ्रीका इन अर्ली 1920s में ये डिटेक्ट हुआ था. इंडिया में इट वॉज डिटेक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश. चाइना का जो बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे उन कुछ स्टेट्स में, उन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो डिसीज़ है ये पहले टाइम रिपोर्ट किया गया था. जबकि अगर आप लंपी स्किन डिसीज़ की बात करो तो वहाँ पे कहाँ पे? इट वाज फाउंड इन मयूरभंज इन ओडिशा. सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स अबाउट लंपी स्किन डिसीज़ एंड अफ्रीकन स्वाइन. एंड कंपैरेटिवली अफ्रीकन स्वाइन इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर लाइवस्टॉक, फॉर द हेल्थ ऑफ लाइवस्टॉक. विद दैट लेट्स मूव why this livestock are important to Indian economy. हम लोग क्यों इतना पैसा, इतना रिसर्च इसमें डाल रहे हैं? What is the use? So देखते हैं क्या यूज़ है. So role of livestock in Indian economy क्या है? And as I said,
इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। सो एक लॉट ऑफ फंडिंग जो है, लॉट ऑफ पैसा जो है वो हम लोग को मिलता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डायरी इंडस्ट्री विच वी आर हैविंग। देन इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड, कितने को? इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू टू थर्ड ऑफ द रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी की जो 2/3 लोग हैं उन्हें प्रोवाइड करता है क्या? लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ दिस लाइफ स्टॉक्स। मूविंग ऑन, वी आर हैविंग एम्प्लॉयमेंट। जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 8.8% लोगों को ये जो लाइफ स्टॉक्स हैं ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें लॉट ऑफ कल्चरिंग, लॉट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, सब चीज़ आता है एंड दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अराउंड 8.8% ऑफ द पॉपुलेशन। इफ यू सी द इनकम फॉर स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्म हाउसहोल्ड्स के लिए अराउंड 16% कंट्रीब्यूट करता है इनकम, ये जो लाइवली स्टॉक्स है उनके इनकम के लिए। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ हाउ क्रूशल दिस इज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी। एट लास्ट जो कि ओवर द ईयर्स जो कि पैंडमिक्स आते जा रहे हैं, ओवर द ईयर्स जैसे आप देख रहे हैं लंपी स्किन डिसीज, एनिमल द अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अ लॉट ऑफ अदर पैंडमिक्स आर ऑल्सो बीन फाउंड इन द एनिमल हेल्थ। और ये जो पैंडमिक्स है जो कि ओवर द ईयर्स डेवलप हो रहे हैं, ओवर द ईयर्स जो उनकी ग्रोथ है वो ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादा रिट्रेटिव है वो सब, और उसके कारण वी आर हैविंग एनुअल लॉस ऑफ अराउंड 12 बिलियन USD। और ये कोई कम राशि नहीं है। ये अगर ये राशि हम लोग के इंडियन गवर्नमेंट के पास होता तो लॉट ऑफ अदर इनिशिएटिव्स में, लॉट ऑफ अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स में चाहिए तो दे कुड हैव trusted this amount. So that is how crucial livestock is for Indian economy, and that is why Indian government has been launching a lot of initiatives. For example, one of them was RGM, which we discussed earlier. With that, let's move to the steps. क्या steps लिए जा रहे हैं towards strengthening the animal health? So देखते हैं। First step is that the Department of Animal Husbandry and Dairying, जिसे हम लोग DHAT कहते हैं, it has set up what? A unit for animal pandemic preparedness। जैसे हम लोग ने बात किया, a lot of pandemics have been there, जो कि over the years हम लोग देखते आ रहे हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो उसे compete करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया है? दे हैव स्पेशल यूनिट है उनके पास विच इज़ ऑन एनिमल पैंडमिक प्रिपेयरनेस। जहाँ तक बात डाटा शेयरिंग की जाए या जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है दैट इज़ अंडर नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन। जैसे हेल्थ में जो ह्यूमन हेल्थ है उसमें भी एक मिशन है, द सेम स्टे, वही सेम एनालॉगस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे भी लॉन्च है, जहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ डाटा है एंड इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड थ्रू दिस। जहाँ तक बात एम्पावर्ड कमेटी की जाए तो लॉट ऑफ, जैसे आप देख रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री, जो ड्रग रिसर्च सेंटर है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, जो फार्मास्यूटिकल कमेटी है, ये सब मिलके दे हैव लॉन्च्ड व्हाट? दे हैव लॉन्च्ड एन एम्पावर्ड कमेटी फॉर एनिमल हेल्थ, जो कि एनिमल हेल्थ पे एक काइंड ऑफ कमेटी है, एक काइंड ऑफ सुपीरियर कमेटी है जो कि इस पे डिसीजंस लेते हैं। जहाँ तक वर्ल्ड स्टेज की बात करें, जैसे WHO है, उसी लाइन पे वी आर हैविंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसे WOAH के तौर पे हम लोग एब्रीवेट करते हैं। और ये रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है, पहले हम लोग इसे कहते थे OIE। एंड व्हाट इज दिस? It is an intergovernmental body, and what does it do? It provide coordination and supporting and promoting animal disease and control. So this is an international organization. So these are the major steps जो कि गवर्नमेंट ने, not only Indian government but इन जो जनरल पर्सपेक्टिव में, जो वर्ल्ड के तौर पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी a lot of initiatives आप देखें जो कि एनिमल हेल्थ को स्ट्रेंथ करने के लिए, strengthen to animal health, strengthen this initiatives has been taken. So I hope this topic has been clear. With that, let's move to our next article which is on Maldives. अब मालदीव्स जो है वो एक छोटा सा नेशन है जो कि इंडियन ओशन में है। सो लेट्स सी पहले कि कहाँ पे है। सो कहाँ पे है मालदीव्स? मालदीव्स इज एन स्मॉल आइलैंड नेशन जो कि इंडियन ओशन में है। आप देख सकते हो कितना छोटा है। एंड अनदर थिंग इज दैट ये जो है ये एटोल है। नाउ देयर इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि एटोल जो है वो क्या है। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस आंसर। विद दैट लेट्स सी कि जो मालदीव्स हैं उसमें सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना टेंशन में है, क्यों जो बाकी प्लेयर्स हैं वो इतना ट्राई करते हैं कि मालदीव्स जो है उनके साइड ले। वाई द ग्लोबल प्लेयर्स फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड चाइना इज ट्राइंग, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इंक्रीज देयर स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन मालदीव्स। सो लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स। सो स्टार्टिंग एज आई टोल्ड, क्योंकि एक स्मॉल आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में, सो इट इज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड
हम लोग ने काफ़ी टाइम पहले जो हम लोग पोर्ट्स की बात कर रहे थे, जो हम लोग ने बात की OBOR की और हम्बनटोटा पोर्ट की, तो हम लोग ने बात किया कि जो इंडियन ओशन है वहाँ से लॉट ऑफ शिप्स गोज ओवरनाइट, जो कि ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे भी ए लॉट ऑफ ट्रेड शिपिंग लाइन्स जो है इस एरिया से गुजरते हैं, विच इज़ फॉर इंडिया, चाइना एंड जापान। और यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना, ये जो लोग हैं मालदीव्स के साथ अच्छा रिलेशंस रखना, ये जो शिपिंग लेन्स है उसको सस्टेन करने के बराबर है। सो having good ties with Maldives is important for Indian economy, not only for Indian economy but for world economy. You could see China, Japan and India, यहाँ पे ज़्यादातर जो एनर्जी सप्लाईज हैं यहाँ पे ये रूट से आया जाता है। Then moving to our second issue which is the increasing hegemony of China. हमने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि जहाँ पे हम लोग क्वाड डिस्कस किए हम लोग, वहाँ पे I told that there is an increasing hegemony of China, and to counter this increasing hegemony, Quad has been there, right? And because again here also it is important, क्यों? क्योंकि चाइना का जो हेजमनी है उसे compete करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए मालदीव्स के साथ अच्छा रिलेशंस होना ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट अगर देखोगे आप चौंक जाओगे। द 70% ऑफ इट्स डेप्ट 2018 में एज ऑफ 2018 जो 70% था डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट, वो कहाँ से आया था? चाइना से। तो जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि उस टाइम की जो प्रेसिडेंट है वो यमीन थे। सो यमीन हैज़ डन टू मालदीव्स व्हाट राजपक्षास हैज़ डन टू श्रीलंका। तो ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन वो लगाते हैं श्रीलंका और मालदीव्स को चाइना के साथ। सो दैट इज़ हाउ क्रूशल, जहाँ पे ए लॉट ऑफ जो डेप्थ है वो चाइना के ऊपर कंसंट्रेटेड है, वो चाइना से मिल रहा है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडिया जो है वहाँ पे एक बैलेंस प्रोवाइड करे, नहीं तो कल कोई श्रीलंका के जैसे जो इकोनॉमी है वो ट्रम्बल हो सकता है। मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट इज़ ए मेंबर ऑफ सार्क। और मेंबर ऑफ सार्क होते होते हम लोग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर सार्क में अगर हम लोग की सपोर्ट जो है डिप्लोमेटिक स्फीयर में जो अपनी सपोर्ट है उसे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, तो मालदीव्स के साथ जो रिलेशंस है उस पर हमें जोर लगाना होगा। जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस है, उसे हटा के हम लोग के जो बायलैटरल रिलेशंस है उसे और क्रूशल और प्रूडेंट बनाना होगा। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट अगर डिस्कस करें, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन। अब रेडिकलाइजेशन का कोई मेजरमेंट है नहीं, बट वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ दैट अगर आप 2018 में अगर देखोगे कि मालदीव से वन ऑफ द हाईएस्ट फॉरेन फाइटर्स निकल के गए एज पर कैपिटा। सो पर कैपिटा के हिसाब से जो फॉरेन फाइटर्स जो कि सीरिया में लड़ने गए, वहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स कहाँ से थे? मालदीव से थे। सो दैट शोज द एक्सटेंट ऑफ रेडिकलाइजेशन दैट मालदीव was facing. So ये जब radicalize होता है society, the stability crumbles, right? There is no stability and we need stability. Why? Because it is strategically very important for India's perspective. Moving on to our sixth, India shares linguistic and cultural ties. Over the years, India और मालदीव्स के जो ties हैं historically काफ़ी strong रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मालदीव्स जो है इंडिपेंडेंट हुआ इन 1965, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो कि ये जो मालदीव्स जो आइलैंड नेशन है इसे रिकॉग्निशन दी। एंड प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल स्पीयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई कंट्री जो है इंडिपेंडेंट होता है उनमें जो ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी बड़ी बात होती है। एंड दैट इज़ व्हाट इंडिया प्रोवाइडेड। पहले थे इंडिया वन ऑफ द एमोंग फर्स्ट स्टेज जो कि रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया। सो दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग इंडियन टाइज विद मालदीव्स वेयर ओवर द ईयर्स, ओके। एंड सो वी हैव टू कीप that ties stronger because now it is getting more and more important from India's perspective. With that, let's move to our fifth article which is on pitch black. नाउ कल हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस। वन ऑफ द एक्सरसाइज इज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक क्या है? पिच ब्लैक इज एन बायएनियल 3 वीक मल्टीनेशनल या मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जो कि कौन होस्ट करता है? इट इज होस्टेड बाय द एयरफोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया है जिसे हम लोग कहते हैं रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, वो होस्ट करते हैं यहाँ पे। और लास्ट साल कोविड के कारण जो है ये एक्सरसाइज नहीं हो पाया था, इस साल हो रहा है पिच ब्लैक एक्सरसाइज, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एट द सेम टाइम
टू मेक यू रिमेंबर, कल हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था 1 अगस्त के जो TNHA है वहाँ में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन से टाइप के मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं। उसमें बायलैटरल एक्सरसाइजेस के हम लोग टेबल वाइज हम लोग ने डिस्कस की थी। द सेम टाइम जो मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस है, मेजर मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग ऑन टू अवर 6th आर्टिकल विच इज ऑन मंकी पॉक्स। अब 6 and 7 जो है दे आर इंटरकनेक्टेड, जहाँ पे 6 कंसिडर्स द एफर्ट्स फ्रॉम सेंटर टू काउंटर मंकी पॉक्स सिचुएशन। जो 7th आर्टिकल है दैट आर सम पर्सनल कमेंट्स बाय WHO's सैल्यूट्स। सो WHO के जो लीडर्स हैं उन पे कुछ कमेंट्स आए हैं कि कैसे हम लोग मंकी पॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट आई विल बी क्लबिंग दिस 2 आर्टिकल्स सो टू प्रोवाइड यू एन कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर। सो विद दैट फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज WHO। WHO क्या है? सो व्हाट इज WHO? WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स सी। सो इट वाज फाउंडेड इन 1948। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स? इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड व्हाट इज दिस? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पहले एनिमल हेल्थ में हम लोग ने WOH की बात की, OH की बात हुआ था हम लोग में, जो कि पहले OIE कहलाता था। द सेम वे इसी तरीके से दिस इज ऑल्सो एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन व्हाट? विच वर्क्स ऑन मेंबर स्टेट्स यूजुअली थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जैसे इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनके काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हेल्थ की मिनिस्ट्रीज़, उनके साथ कोलैबोरेशन में WHO वर्क्स। एंड अगेन द डे इट बिगैन इज नॉन एज व्हाट? वर्ल्ड हेल्थ डे। अब अगेन दिस इज एन अनदर क्वेश्चन टू यू कि वर्ल्ड हेल्थ डे किसे माना जाता है। विद दैट लेट्स मूव टू द मेजर माइलस्टोन्स। क्या क्या माइलस्टोन्स रहे हैं ओवर द ईयर्स? तो एज आई टोल्ड इट वाज फाउंडेड इन 1948। तो हम लोग उसे डिकेड्स में कवर कर सकते हैं। हर 10-10 साल में हम लोग देखते हैं कि 10-10 साल में क्या क्या मेजर इश्यूज रहे हैं। तो फर्स्ट डिकेड में 1948-58 में अगर देखोगे आप कि देयर वाज एन मेजर अटेंशन ऑन द स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिसीज। फॉर एग्जांपल कैसे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब डिसीजेस पे मेजर थ्रस्ट प्रोवाइड किया गया था इन द फर्स्ट डिकेड। अगर सेकेंड डिकेड की बात करोगे आप, जो कि 1958 से 68 तक स्पैन हुआ, देयर वी वर हैविंग एन इन्फ्लुएंस बाय द नेशनल लिबरेशन ऑफ अफ्रीका। फॉर एग्जांपल जो कॉन्गो है, कॉन्गो गॉट इंडिपेंडेंस एट दैट टाइम। और जब इंडिपेंडेंस मिला तो जो भी फॉरेन एक्टर्स जो फॉरेन डॉक्टर्स थे वो निकल गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिमूवल ऑफ दैट फॉरेन एक्टर्स देयर वाज एन हैवॉक विच हैपेंड इन कॉन्गो। और इसे कंट्रोल करने में WHO का एक मेजर हाथ रहा है। ओके, अनदर थिंग इज द फेलोशिप्स विच दे प्रोवाइडेड फॉर द हेल्थ पर्सनल्स डेवलपमेंट। मूविंग ऑन टू अवर थर्ड डिकेड, जो कि 68 से लेके 78 तक स्पैन किया। यहाँ पे अगर देखोगे वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री जो कि हिस्ट्री में है, दैट इज इरेडिकेटिंग ऑफ स्मॉल पॉक्स। वर्ल्ड से ही स्मॉल पॉक्स जो है उसे इरेडिकेट किया गया दिस टाइम। एट द सेम टाइम जो कि इंडिया और चाइना के जो ऑक्सिलरी हेल्थ सर्विस, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द चाइनाज बेयरफुट डॉक्टर्स एंड इंडिया का जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें और एकोमोडेट करने के लिए, उन्हें जो हेल्थ सिस्टम है उसे इंटीग्रेट करने के लिए WHO का मेजर इनिशिएटिव रहा विच वाज देयर इन द थर्ड डिकेड। फोर्थ डिकेड की बात करें, फोर्थ डिकेड में देयर वाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि WHO और यूनिसेफ मिल के आया। एंड वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है उस पर काफ़ी जोर आई। एट द सेम टाइम फिर 1997 में 2 नए जो इंटीग्रेशन नेटवर्क्स हैं वो आए। कौन से थे? फर्स्ट वन वाज ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये काइंड ऑफ नेटवर्क था जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए था एज अ काइंड ऑफ सिस्टम फॉर पोटेंशियल एपिडेमिक्स। जो पैंडेमिक्स है, एपिडेमिक्स हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए, उस पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क का स्थापना हुआ। At the same time, we were having another network which is called Global Outbreak Alert Response Network. So these two networks were to analyze at the same time जो डाटाज हैं उसे शेयर करने में, उसमें इंटीग्रेशन लाने के लिए ये जो 2 नेटवर्क्स हैं, ये 2 नेटवर्क्स का स्थापना हुआ when in 1997. With that, let's move to the reforms which we need in WHO. So again, हर intergovernmental organization में क्योंकि काफ़ी सारे players रहते हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं जो कि अनरिजॉल्व रहते हैं ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इंडियन गवर्नमेंट ने WHO में क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत की है। सो फर्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग व्हाट
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंट्रेंस, जिसे कहते हैं हम लोग PHEIC। अब यहाँ पे अगर आर्टिकल पढ़ोगे सो मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स को भी PHEIC का दर्जा दिया गया है एंड दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल। जब भी कोई अलर्ट होता है, हेल्थ अलर्ट होता है, उसमें हाईएस्ट लेवल का अलर्ट होता है PHEIC, और इसे इंटीग्रेट करने के लिए, इसे स्ट्रेंथन करने के लिए बात किया गया है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन है PHEIC, किसे हम लोग ये दर्जा जो है इसे देंगे, दैट इज़ सब्जेक्टिव, दैट डिपेंड्स। और ये जो सब्जेक्टिविटी है डिसीज़ के मामले में या एपिडेमिक्स के मामले में, दैट इज़ नॉट गुड। जब भी आपका हेल्थ का बात आता है, देयर शुड नॉट बी एनी सब्जेक्टिविटी इन दैट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इशू विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिमूव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स एन क्लियर डेफिनेशन फॉर दिस कंसर्न, फॉर दिस क्राइटेरिया। मूविंग ऑन इज द इशू ऑफ रेगुलर बजट। WHO में ज़्यादातर जो बजट आता है, जो पैसा आता है, दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, और जो भी पैसा आता है दे आर ईयरमार्क। ईयरमार्क मतलब कोई स्पेसिफिक पैसा कोई स्पेसिफिक काम के लिए आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरऑपरेबिलिटी है फंडिंग की, कोई नया पैसा, फॉर एग्जांपल कोई काम है जिसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट आया, पर एट द सेम टाइम कुछ और इश्यूज हैं जो कि उभर के आ गए, उनमें यूज़ करने के लिए देयर इज़ नो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ फंड्स। और इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि देयर शुड बी एन इंक्रीज इन द रेगुलर बजट ऑफ WHO, ताकि जो कोर एक्टिविटीज़ हैं WHO की वो फुलफिल हो पाए। मूविंग ऑन इज द ट्रांसपेरेंसी। अब अगेन जब फंडिंग का बात आता है, सो देयर इज इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Then we are having the improvement in implementation of self-reporting obligation, which is under IHR. अब IHR क्या है? That is International Health Regulation, जिसके बेसिस पे अगर आपके कंट्री में कोई डिसीज़ है जो कि पाया जाता है, so you should share that details with the international forum. That is something which is under IHR. और ये जो है ये voluntary है, okay? It is not mandatory, voluntary, self reporting है, and Government of India wants to make this obligation mandatory, not voluntary but mandatory. Moving on is the access to therapeutics, vaccines and diagnostics. अब यहाँ पे जिक्र आता है ट्रिप्स का। ट्रिप्स क्या है? वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल जब हम लोग ने 28 जुलाई की वीडियो में, जब हम लोग ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉरम्स की बात की थी, जो इश्यूज़ की बात की थी, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रिप्स क्या है। सो प्लीज़ रेफर to TRIPS because it is quite important from not only trade perspective but also health perspective. With that, moving to our last reform, which is on creation on global framework, which is on what? Management of infectious disease and pandemics. जब भी पैंडमिक्स की बात की, जैसे कि कोविड में हम लोग ने देखा, जो इंटरेक्शन है कंट्रीज़ में, जो डाटा शेयरिंग है, वो कहीं ना कहीं देयर इज़ फॉल्टी, देयर आर लैकुनेस इन दिस डाटा शेयरिंग, और उसमें इंटीग्रेशन लाने के लिए, उसमें जॉइंटनेस लाने के लिए दिस ग्लोबल फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड, एंड दैट आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स विच नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट अदर नेशंस आर ऑल्सो स्ट्राइविंग फॉर। With that, let's move to our next article, which is on nuclear control. अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब भी न्यूक्लियर कंट्रोल का बात किया जाता है, जो कि पर्टिकुलरली एंड ऑफ कोल्ड वार के बाद जो आर्म्स रेस है, वहाँ पे ये डिस्कशन आया कि जो हम लोग को जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसे कंट्रोल करना है, तो देर आर मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड मल्टीलैटरल। जब मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट्स हैं, काफ़ी सारे ट्रीटीज़ हैं जो कि हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, देर इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हम लोग NPT और CTBT कहते हैं। उसी तरीके से ये सब मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ हैं, वही तरीके से उसी तरीके से वी आर हैविंग बायलैटरल ट्रीटीज़ ऑल्सो। किसके बीच में? रशिया और US के बीच में। एंड दिस ट्रीटी, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसका जिक्र इस आर्टिकल में है, दैट इज़ वन ऑफ दैट ट्रीटीज़। सो अगेन देखते हैं कि क्या ट्रीटी है। सो व्हाट इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी? इट इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ व्हाट? न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, and it is a treaty of what? Again, as I told, it is a bilateral treaty between whom? United States of America and the Russian Federation. And ये किसके लिए है? It is against the limitation of and reduction and limitation of strategic offensive arms. अब ये strategic offensive arms क्या है? Simple words में क्या है? जो nuclear warheads हैं वो हैं strategic offensive arms. Nuclear warheads. The third one is that it was signed in 2010 in Prague. So this is the background of New START Treaty. अब देखते हैं कि क्या टाइमलाइन रहा है। So जो New START Treaty है उससे पहले we had START 1 Treaty,
उससे भी पहले वी हैड अदर ट्रीटीज़, INF एक ट्रीटी था, देन वी हैड एन ट्रीटी ऑफ मॉस्को। तो लॉट ऑफ ट्रीटीज़ थे जो कि ओवर द ईयर्स रशिया और US के बीच में जो आर्म्स कंट्रोल है उसके लिए था। बट अगेन स्टार्ट वन जो है, स्टार्ट वन 2009 में एक्सपायर हो गया। उसके बाद देर वाज डिस्कशंस ऑन स्टार्ट टू, फिर स्टार्ट टू का जो डिस्कशन उसमें दोनों प्लेयर्स बोर्ड पे नहीं आ पाए। फिर स्टार्ट थ्री का डिस्कशन था, स्टार्ट थ्री का डिस्कशन भी फ्रूटफुल नहीं हुआ। देन देर वाज न्यू स्टार्ट जो कि 2011 से स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज अबाउट टू एक्सपायर ऑन 2021 में ये एक्सपायर होने वाला था, 10 साल के लिए था, बट इट वाज एक्सटेंडेड टू 2026। और अभी बाइडेन साहब चाहते हैं कि ये जो 2026 में जो ये एक्सपायर होने वाला है इस पे और डिस्कशन करें और जो नया ट्रीटी है ये लाए हम लोग। सो दैट इज द समरी ऑफ दिस। विद दैट लेट्स मूव टू आवर 9th आर्टिकल विच इज ऑन एटम बॉम्ब्स। अब यहाँ पे ईरान ने क्या किया, दैट इज नॉट समथिंग, ईरान का जो कमेंट्स है दैट इज नॉट समथिंग विच वी एज एन UPSC एस्पिरेंट शुड बॉदर। व्हाट वी नीड टू नो फ्रॉम साइंस पर्सपेक्टिव इज बेसिकली व्हाट आर एटम बॉम्ब्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स which goes into making atom bombs। तो आपको पता होगा कि एटम बॉम्ब्स जनरली जब भी एक्सप्लोजन होता है, जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है वो दो तरीके से हो सकते हैं, देयर कुड बी फिजन और देयर कुड बी फ्यूजन। नाउ फ्यूजन इज समथिंग जो कि सूरज में देखा जाता है फ्यूजन, जबकि एटम बॉम्ब्स में जनरली जो देखते हैं दैट इज फिशन। तो फिशन में क्या होता है, एटम्स में जब आपका न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसमें काफ़ी सारे एटम्स होते हैं। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाता है ये एटम्स। तो ये जो एटम्स हैं ये एटम्स टूटते हैं, एटम्स टूटने के बाद जो टूटे हुए पार्टिकल्स हैं वो अगेन दूसरे एटम्स को अटैक करते हैं और इस तरीके से दे हैव एन चेन रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं फिशन, जो कि एटम बॉम्ब में होता है। ओके और इसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। द सेम टाइम जो अनकंट्रोलेबल रहता है दैट इज एटम बॉम्ब। सो दैट इज फिशन। नाउ कम टू आइसोटॉप। सो आइसोटॉप्स क्या है, आइसोटॉप्स वो एटम्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन सेम रहता है बट जो न्यूट्रॉन्स है वो उसका जो नंबर है वो डिफरेंट रहता है। क्या एग्जाम्पल है यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटॉप्स। इनमें जो प्रोटॉन्स की नंबर है दैट इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट। अब देखते हैं टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि हैं फिसाइल फ्यूल एंड फर्टाइल फ्यूल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ को हम लोग को डिस्कस करना है एनरिचमेंट में। सो लेट्स से कि फिसाइल और फर्टाइल क्या है। फिसाइल वो फ्यूल्स हैं, वो आइसोटॉप्स हैं हु कैन अंडरगो दिस फिजन। जो फिजन हम लोग ने डिस्कस किया, टू अंडरगो दैट फिजन, टू हैव दिस चेन रिएक्शन ऑफ फिजन, हु कैन अंडरगो दिस फिसाइल फ्यूल कैन अंडरगो। वेयरएज फर्टाइल फ्यूल जो है वो ये अंडरगो नहीं कर सकता, इट कैन नॉट अंडरगो दिस फिशन। ये कैसे अंडरगो कर सकता है, इट कुड, जो फर्टाइल फ्यूल है उन्हें पहले फिसाइल फ्यूल पे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ही ये जो फिशन है फिशन किया जाता है। ओके सो फर्टाइल फ्यूल कैन नॉट हैव फिशन डायरेक्टली, दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू फिसाइल एंड देन दे अंडरगो फिशन। मूविंग ऑन, जब फिसाइल फ्यूल जो है जब उनमें फिशन होता है देन दे कन्वर्ट इनटू नॉन फिशनेबल आइसोटॉप्स, वेयरएज जो फर्टाइल फ्यूल है फर्टाइल फ्यूल कन्वर्ट इनटू फिसाइल आइसोटॉप्स। अब अगेन एज ए टोल्ड फर्टाइल फ्यूल का एग्जांपल है यूरेनियम 238 एंड फिसाइल फ्यूल का जो एग्जांपल है वो है यूरेनियम 235। नाउ विद दैट लेट्स सी कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो क्या है, क्यों है ये इतना इशू। सो लेट्स सी, तो यूरेनियम एनरिचमेंट, व्हाट इज यूरेनियम एनरिचमेंट? सो यूरेनियम एनरिचमेंट इज अ प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, टू क्रिएट एन इफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल है जो कि है फिसाइल, ओके फिसाइल फ्यूल, इसे क्रिएट करने के लिए आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ माइंड यूरेनियम, जो नेचुरल यूरेनियम है जिसका पिक्चर वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पे जो फिसाइल फ्यूल है उस पे वो जो अमाउंट है, उसका जो अमाउंट है उसे बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 जो कि एक फिसाइल फ्यूल है, उसको जो अमाउंट है उसे बढ़ाने के लिए ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस किया जाता है यूरेनियम एनरिचमेंट। तो फॉर एग्जांपल ये जो है ये नेचुरल ओर है जिसे यूरेनाइट कहते हैं। ये जो ओर है इसमें 0.8% जो है आपका यूरेनियम 235 है, जबकि जो मेजर परसेंट है अराउंड 99% जो है बाकी के वो क्या है, वो है आपका
यूरेनियम 238। और ये जो है ये क्या है, इफ़ यू कुड रिमेंबर, दिस इज फर्टाइल। ये जो है ये एज सच फिशन सस्टेन नहीं कर सकता, जबकि यूरेनियम 235 क्या है, यूरेनियम 235 इज फिसाइल, इट कैन अंडरगो एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यूरेनियम एनरिचमेंट में क्या होता है कि जो यूरेनाइट है जो कि नेचुरल ओर है, उसमें जो यूरेनियम 238 का जो अमाउंट है उसे कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 235 में, और इसका जो अमाउंट है इसे बढ़ा दिया जाता है, इसका जो अमाउंट है इसे बढ़ाया जाता है। काफ़ी रिएक्शंस होते हैं, इसे गैशियस में कन्वर्ट करके हम लोग ये जो है फर्टाइल को फिसाइल फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। वाई? बिकॉज देन यू कुड यूज़ इट एज एन वेपन, और यू could use it for जो civilian purposes, for use of for development of electricity. So that is something which you need to know from the enrichment perspective. With that, let's move to our 10th article which is on Chinese ship. अब again चाइनीज़ शिप पे हम लोग ने काफ़ी अच्छा डिटेल में हम लोग ने एनालिसिस की थी 29 जुलाई में, जहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया है कि हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, श्रीलंका का इम्पोर्टेंस क्या है, शिपिंग लेन्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हम्बनटोटा पोर्ट क्यों इशू में है, हम्बनटोटा जो वहाँ पे चाइना का क्या इंटरफेरेंस रहा है, चाइना क्यों ओवर द ईयर्स चाह रहा है कि हम्बनटोटा पोर्ट उसके साथ रहे, इंडिया का क्या क्या इनसिक्योरिटीज है ये रीजन में, ये सब चीज़ें हम लोग ने 29 जुलाई का जो TNHA है जो कि द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस है वहाँ पर हम लोग ने डिस्कस की है। सो प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो हियर। विद दैट लेट्स मूव टू क्विज ऑफ द डे। नाउ एज आई एश्योर्ड यू गाइस, आज का जो क्विज ऑफ द डे है वहाँ पे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट, यू आर हैविंग एंड मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे आपके जो पावर प्लांट्स हैं और वहाँ पे जो लोकेशंस है उसमें एक मैच द फॉलोइंग है। सो इट्स एन क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। बट द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनमें जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर है। सो प्लीज ट्राई to attempt these 2 questions. The solution of these 2 questions, please try to attempt in the comment section. The solution would be provided as an PDF in the description of the video. So I hope you had a good analysis of today's newspaper, and I hope that the education that you took from this video is plethora. So with that, I thank you all. See you tomorrow. Thank you.